आज हमारी असाइनमेंट है मैजिस्टेरियन ट्रायल, प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट्स इन विच ही डिक्लेयर कन्विक्शन आर इक्विटल। ये फाइनल स्टेज है हमारे केस की। तो केस जो है, पूरा केस, क्रिमिनल केस जो है, उसकी 3 ही स्टेजेस हैं: इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। 2 स्टेजेस हम पढ़ चुके। 154 से लेकर 176 तक हमने FIR भी दी और तफ्तीश भी करवा ली, और हमने 200 से लेकर 204 तक कंप्लेंट भी किया और उसका प्रोसीजर भी अडॉप्ट कर लिया, और हम तफ्तीश के दायरे से निकले। और 173 के तहत हमने चालान बनाया पुलिस ने और जाके मजिस्ट्रेट को दे दिया, और मजिस्ट्रेट ने 190 192 के तहत इंक्वायरी की कि ही इज़ फिट फॉर ट्रायल आर नॉट, और वहाँ पे जुरिस्डिक्शन का तयन किया। वो करने के बाद सीधा हम 221 से लेकर 240 तक हमने मुख्तलिफ प्रोसीजर पढ़ा चार्ज फ्रेम करने का। चार्ज फ्रेम हो गया, अक्यूज हाजिर आ गया, हाजिर होने के बाद चार्ज फ्रेम हुआ, चार्ज फ्रेम होने के बाद अब ट्रायल स्टार्ट हुआ है। लेकिन हमारे पाकिस्तान कोर्ट में कहते हैं कि ट्रायल तब स्टार्ट होता है जैसे ही चालान आ जाए कोर्ट में, ट्रायल स्टार्ट हो गया। और क्या नाम है, अक्यूज को नोटिस, जैसे फर्स्ट टाइम नोटिस निकलता है तो ट्रायल का फर्स्ट स्टेप है, बट नॉट, ऐसा नहीं है। इसको कहते हैं फार्मल चार्ज, रस्मी चार्ज, फार्मूलेशन ऑफ चार्ज। ये फार्मूला दिया हुआ है कि चार्ज को, पूरे ट्रायल का फार्मूला है कि हमने अक्यूज को और प्रोसिक्यूशन को इस स्टेज से गुजारना है, और फिर जाके हमने अदल का इंसाफ के तमाम तकाज़ों को पूरा करते हुए कि इसको फाइल लगाना है या बरी करना है। तो पहला जो हमारा ट्रायल है आज, वो है हमारे पास मैजिस्टेरियन ट्रायल। तो क्या 241 पहला सेक्शन है और 245 के ऊपर इसका इक्विटल हो जाएगा। इसका प्रोसीजर हमने लाजमी तौर पर अडॉप्ट करना है। प्रोसीजर इन ट्रायल ऑफ केसेस, द फॉलोइंग केस प्रोसीजर शैल बी ऑब्जर्व्ड बाय मजिस्ट्रेट इन अ ट्रायल ऑफ केसेस। तो मजिस्ट्रेट ये प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए जाएगा एक ट्रायल को फाइनलाइज करने के लिए। तो पहला काम उसका क्या है? चार्ज फ्रेम करने के बाद सप्लाई ऑफ स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू द अक्यूज्ड। हालांकि ये हमारी कोर्टें जो हैं, ये आते ही, जैसे ही सम्मन हो के कोर्ट में आता है, उसको पहले सप्लाई करते हैं, बाद में चार्ज फ्रेम करते हैं। हालांकि ये काम चार्ज फ्रेम करने के बाद का है। तो अब देखें, सप्लाई ऑफ स्टेटमेंट एंड डॉक्यूमेंट टू द अक्यूज इन ऑल केसेस इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट। ये चालान केस हुआ। एक्सेप्ट दोज ट्राइड समरली आर पनिशेबल विद द फाइन आर इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। कापी या ये इसको एक्सेप्ट को बाहर निकाल लें, सिवाय उन केसेस के तो इसको हम पढ़ना गवारा भी नहीं करेंगे। तो आप कहते हैं इन ऑल केसेस इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट copies of statement of all witness recorded under section 161 and 164। ये वो डॉक्यूमेंट है जो हम अक्यूज को सप्लाई करने जा रहे हैं। 161 का बयान और 164 का बयान। कॉपीज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ ऑल विटनेस, तमाम गवाहान जिनके बयान 161 के तहत रिकॉर्ड हुए हैं या 164 के तहत रिकॉर्ड हुए हैं, ये and of the inspection note recorded by an investigating officer on his first visit to the place of occurrence। और दूसरी चीज, हम उसको इंस्पेक्शन नोट भी देंगे। जब पुलिस ऑफिसर पहले दिन मौके पे जाता है, जैसे उसको फास्टली इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो गया है, तो वो क्या नाम है, अकरेंस, वो जाके वहाँ पे वकूए की साइट बनाता है। बिला स्केल होता है और विद स्केल भी होता है। वहाँ पे जगह की पमैश, नक्शा मौका, तमाम चीज़ों की रिकवरी, तफ्तीश, मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया मौके के ऊपर, वो तमाम चीज़ें जो बनाता है उसको हम फर्स्ट विज़िट कहते हैं पुलिस ऑफिसर का, और वो होता है इंस्पेक्शन नोट। तो दूसरी बात देखिए, पहली चीज़ आ गई हमारे पास, 161 का बयान आ गया। दूसरी बात 164 का बयान आ गया।
और तीसरी चीज़ हमारे पास आ गई इंस्पेक्शन नोट। इंस्पेक्शन नोट जो है हमारा, जो पुलिस ऑफिसर या आईओ जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फर्स्ट विजिट जो होता है अक्रेंस के ऊपर, उस मौके पे जाके जो वो नोट तैयार करता है, वो नोट जो हैं इंस्पेक्शन नोट होंगे, वो भी हम अक्यूज को देंगे। शैल बी सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द अक्यूज, और ये अक्यूज को मुफ्त में दी जाएगी। नॉट लेस देन 7 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल। तो ट्रायल स्टार्ट होने से 7 दिन पहले उसको आप जरूर देंगे। नॉट लेस देन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल। ट्रायल शुरू होने से 7 दिन। अगर अक्यूज का कोर्ट का मूड बढ़े कि मैंने ट्रायल 2 महीने बाद स्टार्ट करना है, तो 2 महीने बाद जब वो स्टार्ट करेगा तो उससे 7 दिन पहले ये चीज़ें सप्लाई ज़रूर करेगा। समझ आ रही है? फिर कहता है प्रोवाइडेड दैट इफ द, ये जो 241 की क्लास 1 है, इसके ऊपर लिख लें, ये चलान केस है, पुलिस केस है। और क्लास 2 के ऊपर लिखें कंप्लेंट केस, इस्तगासा केस। कहते हैं कि इन ऑल केसेस इंस्टीट्यूटेड अपॉन सॉरी इन ऑल केसेस इंस्टीट्यूटेड अपॉन अ कंप्लेंट इन राइटिंग, वो तमाम केसेस जो इस्तगासे के ऊपर या प्राइवेट कंप्लेंट 4H के तहत दायर होते हैं, द कंप्लेनेंट जो मुस्तगीस होता है, शैल स्टेट इन द पटिशन ऑफ कंप्लेंट, वो बयान करेगा जो दरख्वास्त कंप्लेंट की दायर करता है, द सब्सटेंस ऑफ द एक्विजिशन, इल्ज़ामात का मवाद वो बयान करेगा, नंबर 1। नंबर 2, द नेम्स ऑफ द विटनेसेस, गवाहों के नाम लिखेगा। नंबर 3, द जिस्ट ऑफ द एविडेंस, खुलासा, रूह, शहादत की रूह, गवाह की रूह भी लिखेगा। विच ही इज लाइकली एड्यूस एट द ट्रायल, जो वो अपने ट्रायल में पेश करेगा। एड्यूस का मतलब पेश करना। ये 3 चीजें हो गई ना। चौथी चीज देखें, एंड बी क्लास, विद इन 3 days ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अंडर सेक्शन 204 फॉर इशू ऑफ प्रोसेस टू द अक्यूज्ड। हमने इशू ऑफ प्रोसेस जो समन भेजे थे अक्यूज को 204 के तहत किए भेजे थे, क्योंकि अब 203 के तहत हमने डिसमिसल कंप्लेंट नहीं की थी, इस ग्राउंड के ऊपर कि देयर इज सफिशिएंट मटेरियल फॉर अगेंस्ट द अक्यूज के खिलाफ काफ़ी मटेरियल है प्रोसीडिंग का। तो हम जैसे ही 203 के तहत हम अगर कंप्लेंट को डिसमिस नहीं करते तो 204 के तहत उसको इशू ऑफ प्रोसेस कराते हैं। फाइल इन द कोर्ट फॉर सप्लाइंग टू द अक्यूज्ड एज मैनी कॉपीज ऑफ द कंप्लेंट एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट विच ही हैज फाइल्ड विद हिज कंप्लेंट एज द नंबर ऑफ द अक्यूज्ड। तो कहते हैं कि कितने दिन के अंदर अंदर, 3 दिन के अंदर अंदर, जब 204 के तहत इशू ऑफ प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो जब ये ऑर्डर जज तहरीर करता है, रिकॉर्ड अनाउंस कर देता है, तो उसके 3 दिन के अंदर अंदर मुस्तगीस जो होगा कंप्लेंट के साथ जितने डॉक्यूमेंट, दरखास्तें या जितनी शहादत है वो उसके साथ जमा कराने का पाबंद है कोर्ट में। तो ये अक्यूज को सप्लाई की जाएंगी। उधर क्या था, FIR हो सकती है, 161 के बयान, 164 के बयान और इंस्पेक्शन नोट। तो जब कंप्लेंट कोर्स होगा तो उसमें क्या नाम है, पुलिस का मदाखलत ही नहीं है। तो उसके साथ तमाम डॉक्यूमेंट 202 की इंक्वायरी और तफ्तीश भी लिखी डाली जाएगी, कंप्लेंट की कापी दी जाएंगी, और जितने अक्यूज होंगे उनको अलग अलग से एक सेट बना के देंगे। अगला आ गया 242, चार्ज टू बी फ्रेम्ड। अब देखेंगे कि चार्ज कैसे फ्रेम होगा, फॉर्मल चार्ज। तो हमने डॉक्यूमेंट सप्लाई भी कर ली, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट अक्यूज को सप्लाई करनी है वो भी कर ली। जब डॉक्यूमेंट सप्लाई करने के बाद अब देखें प्रोसीजर बना के, उधर हमने चार्ज बनाना, अमेंड करना सीखा। अब स्टेज आई कि हमारी तरतीब सेट हो गई कि अब वो कोर्ट क्या करेगी, चार्ज फ्रेम करेगी। कि when the accused appears or is brought before the magistrate, a formal charge shall be framed
रिलेटिंग टू द ऑफेंस ऑफ विच ही इज अक्यूज्ड, कि उस ऑफेंस के बारे में जिसके बारे में इल्ज़ाम है। एंड ही शैल बी आस्क्ड, और उसी वक्त कोर्ट उससे सवाल पूछेगी, वेदर ही एडमिट्स दैट ही हैज़ कमिटेड द ऑफेंस, कि क्या तुम तस्लीम करते हो कि तुमने जुर्म किया, ताकि हमारा टाइम बच जाए। अगर तुम तस्लीम करते हो तो अभी इसकी को फाइनलाइज कर लें, इतना बड़ा ट्रायल कराने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उससे कोर्ट सवाल करेगी कि तुम जुर्म करना तस्लीम करते हो या नहीं, विद विच इज़ चार्ज, जिसमें उसको चार्ज किया गया। तो ये सवाल पूछ के, तो उस सवाल का जो जवाब आएगा वो आगे 243 में लिखा हो। 242 ये कहता है कि चार्ज फ्रेम भी करेंगे और अक्यूज से सवाल भी कर लेंगे। ये करने के बाद जो जवाब आया वो इसमें आएगा, कन्विक्शन ऑन एडमिशन ऑफ ट्रूथ ऑफ एक्विजिशन, सज़ा याबी होगी ऑन एडमिशन, जब वो तस्लीम कर लेता है ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की, ऑफ इल्ज़ामात के ये तमाम इल्ज़ामात सच्चे हैं, मैं जुर्म करना तस्लीम करता हूँ, तो उसको क्या हो जाएगी, कन्विक्शन, सज़ा हो जाएगी। तो अगर वो नहीं भी करता एडमिशन या करता भी है तो क्या होगा, तो अब देखें, इफ़ द अक्यूज एडमिट्स दैट ही हैज़ कमिटेड द ऑफेंस, तो पहली शर्त वो क्या लिखता है कि अगर वो तस्लीम कर लेता है कि मैंने जुर्म विद विच इज चार्ज्ड, जिसमें उसको चार्ज किया है, हिज एडमिशन शैल बी रिकॉर्डेड, तो उसका एडमिशन जो बयान है शैल बी रिकॉर्डेड, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा एज नियरली एज पॉसिबली, जितना करीब और जितना मुमकिन हो सके, इन द वर्ड्स, उसी अल्फाज में, यूज्ड बाय हिम, जो एक्यूज ने उसने इस्तेमाल किए। उसने कहा जुर्म में कितम, तो इसी अल्फाज में लिखेगा। तो अगर वो कहता है यस आई हैव कमिटेड ऑफेंस, तो इसी अल्फाज में लिखे, तो कहेगा हाँ मैंने कत्ल किया है, तो उसी अल्फाज में, जो वो अल्फाज मुंह से निकालता है उसी अल्फाज से कोर्ट लिखने की मजाज है इन केस ऑफ एडमिशन। तो एंड इफ ही शोज नो सफिशिएंट काज व्हाई ही शुड नॉट बी कन्विक्टेड, तो जब वो तस्लीम कर लेता है कि मैंने जुर्म किया है, तो कोर्ट का एक और सवाल उसके ऊपर पड़ता है, क्योंकि इंसाफ के तकाजे पूरे करने हैं। अब मुझे बताओ कि तुमने ये जुर्म क्यों किया, कोई वजह भी हो सकती है, तो जिसको कोर्ट की तरफ से शो काज नोटिस बोलते हैं, कि मुझे बताओ कि मैं अब तुझे सजा क्यों ना दूं, मे भी कि तुम्हारे पास कोई ऐसा ग्राउंड हो जो एक्सेप्शन में फाइल करता हो, या जो ऑफेंस की ग्रेविटी को रिड्यूस कर दे और एक्सेप्शन में चला जाए, तो वो भी नहीं दे सकता, नहीं बता सकता कि मैंने जुर्म इस वजह से किया है। तो जो उसने वजह बताई वो जुर्म करने की नीयत थी, तो फिर उसको सज़ा होगी। तो कहते हैं इफ़ ही शोज नो सफिशिएंट काज, वो काफ़ी वजह नहीं बता सका, वाई ही शुड नॉट बी कन्विक्टेड, कि उसको सज़ा या भी क्यों ना दी जाए, तो कहते हैं द मजिस्ट्रेट में कन्विक्ट हिम अकॉर्डिंगली, तो उसको उधर ही सज़ा दे के ट्रायल का सत्यानाश ख़त्म। समझ आई? तो अब हमने इसमें जो मजिस्ट्रेट ने सवाल 242 में पूछा, उसका एक जवाब आया और उसने कहा हाँ मैंने किया, उसका जवाब उसको 243 में कन्विक्शन की सूरत में मिल गया। ऐसे ना, अगर वो कहता है मैंने जुर्म नहीं किया, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा 244 में। तो कहता है प्रोसीजर व्हेन नो सच एडमिशन इज मेड, तो फिर क्या प्रोसीजर होगा कि अगर वो एडमिशन नहीं करता, तो कहता है इफ द अक्यूज मजिस्ट्रेट डज नॉट कन्विक्ट द अक्यूज अंडर द प्रोसीडिंग सेक्शन, कि अगर उसने इकबाल जुर्म कर ही लिया फिर भी मजिस्ट्रेट उसको कन्विक्शन की सजा नहीं देता, डिस्क्रिशनरी है में है कि दो भाई थे, एक ने कत्ल किया, दूसरा कहता है मैंने कत्ल किया, तो दूसरे को बचाने की गर्ज से, और जिसने कत्ल किया वो कहता है मैंने कत्ल किया ही नहीं है। तो अब एक बंदे को, अपने भाई को बचाते बचाते मासूम बंदे को रगड़ा लग जाना था, तो उस रगड़े से बचाने के लिए तो उसने कहा ठीक है तूने इकबाल जुर्म की है, फिर भी मैं प्रोसिक्यूशन से एविडेंस लूंगा, वो तो अपने केस को प्रूव करे तुम्हारे। तो इसी बात को उसने इस अंदाज में लिखा कि इफ द मजिस्ट्रेट डज नॉट कन्विक्ट द अक्यूज्ड अंडर द प्रोसीडिंग सेक्शन, प्रोसीडिंग पिछला सेक्शन जो था
प्रीवियस पहला सेक्शन, उसमें उसको सज़ा नहीं दी। और इफ़ द अक्यूज डज नॉट मेक सच एडमिशन, या वो कहते हैं कि मैंने जुर्म नहीं किया, तो दोनों केसेस में क्या करेगा? अब ये अगला स्टेप है, द मजिस्ट्रेट शेल प्रोसीड टू हेयर द कंप्लेंट। तो मजिस्ट्रेट कंप्लेंट को सुनेगा, मुस्तगीस को, FIR का मुस्तगीस और इस्तगासे का मुस्तगीस जो होगा, एंड टेक ऑल सच एविडेंस, और तमाम शहादत लेगा, एज मे बी प्रोड्यूस्ड इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन, जो मुस्तगीस के केस को मजबूत करने के लिए पेश की गई है, वो तमाम की तमाम शहादत लेगा। एंड आल्सो टू हेयर द अक्यूज्ड, और मुल्ज़िम को भी सुनेगा। एंड टेक ऑल सच एविडेंस एज ही प्रोड्यूस इन हिज डिफेंस, और वो तमाम शहादत जो अपने दिफा में पेश करता है अक्यूज, तमाम शहादत वो भी ले लेगा। तो यहाँ तक हमने क्या सीखा कि 244 के तहत मजिस्ट्रेट जो है वो शहादत लेता है दोनों। तो अब देखें, प्रोवाइडेड दैट द मजिस्ट्रेट शैल नॉट बी बाउंड टू हेयर एनी पर्सन एज अ कंप्लेंट इन इंडियन केस, इसको छोड़ दें। फिर 2 क्लास देखें, द मजिस्ट्रेट में इफ ही थिंक्स फिट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कंप्लेनेंट आर अक्यूज्ड इशू अ समन टू एनी विटनेस डायरेक्टिंग हिम टू अटेंड और प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट। तो ये तब क्लास 2 तब लगती है जब किसी मुस्तगीस का गवाह कोई डॉक्यूमेंट ना पेश करे, या अक्यूज का गवाह कोई गवाह कोर्ट में ना आए या कोई डॉक्यूमेंट ना पेश करे, तो फिर अक्यूज़ दरख्वास्त देती है कि फ़लाँ बंदे को कहें आपकी इज़्ज़त मानी जाती है, आप अदालत हैं, आप उसको बुलाएं, उसके पास एक डॉक्यूमेंट है जो मेरे हक़ में गवाही दे सके, तो उसको समझ जाए, कोर्ट कर देगी। द मजिस्ट्रेट में बिफोर समनिंग एनी विटनेस ऑन सच एप्लीकेशन रिक्वायर द रीजनेबल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन अटेंडिंग फॉर पर्पज ऑफ ट्रायल बी डिपॉजिटेड इन कोर्ट। तो कहता है, कोर्ट कहती है कि अब उसका मुस्तगीस जो है वो इंग्लैंड में रहता है, गवाह उसको बुलाने के लिए जो खर्चा या पोस्टल या उसको इंटरपोल सम्मन भेजने हैं या वारंट भेजने हैं, तो उसके ऊपर जितना खर्चा होगा वो पहले तो कोर्ट में जमा कराएगा। प्रोवाइडेड दैट इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर अक्यूज टू डिपॉजिट एनी एक्सपेंसेस इन सच कोर्ट वेयर ही इज चार्ज विद एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट एक्सीडेंट 6 मंथ। तो जिसकी सज़ा 6 महीने से ज़्यादा है उसमें जुर्माना है, उसमें रकम जमा कराने की ज़रूरत है नहीं है। अगर 6 महीने से कम है, जज भी कहता है मामूली सा ऑफेंस है, तो अगर तू एक ख़ास अक्यूज़ बुलवाना चाहता है तो फिर डिपॉजिट करवा, सब ख़ास विटनेस और डॉक्यूमेंट तलब करवाना चाहता है तो फिर खर्चा, उसका हर्जा खर्चा तमाम प्रोसेस फीस जमा करवाएगा। ज़्यादा तो अदालत खुद मंगवाएगी उसे। हाँ, अदालत नहीं, 6 महीने से ज़्यादा अगर फिर वो अक्यूज़ से नहीं लेते, फिर दरख्वास्त देंगे, उसी के ऊपर कार्रवाई होगी। 244 से स्टेटमेंट मेड अंडर सेक्शन 164। अब 164 का बयान इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे हुआ या ट्रायल स्टेज पे हुआ, तो उसकी भी तो वैल्यू है ना, कोर्ट ने उसको है क्या डील करना है। तो देखें, द स्टेटमेंट ऑफ अ विटनेस ड्यूली रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164, कि एक ऐसा गवाह था जिसका बयान 164 के तहत रिकॉर्ड हुआ पड़ा है। अब वही गवाह इफ़ इट वाज मेड इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड, नहीं, वो 164 की वैल्यू बता रहा है कि 164 के गवाह की या बयान की क्या औकात है। अब हम उसकी वैल्यू बताने जा रहे हैं। तो कहता है द स्टेटमेंट ऑफ अ विटनेस ड्यूली रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164, के 164 के तहत एक गवाह का बयान रिकॉर्ड हुआ इफ़ इट वाज मेड इन द प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड, अगर ये शर्त है, पहली शर्त है कि वो बयान अक्यूज की मौजूदगी में रिकॉर्ड किया गया है। नंबर 2, एंड इफ़ ही हैड नोटिस ऑफ इट, या अक्यूज को इसका नोटिस था, एंड वाज गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। तो पहली शर्त मौजूदगी अक्यूज की, दूसरी शर्त अक्यूज को नोटिस, तीसरी शर्त क्रॉस एग्जामिन की। अगर इन हालात में 164 का बयान हुआ है, द विटनेस मे इन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट इफ सच विटनेस इज प्रोड्यूस, और वही गवाह हमने ट्रायल में भी शहादत के तौर पे 244 में पेश किया, एंड एग्जामिन्ड, और उसका मुआयना हुआ, बी ट्रीटेड एज एविडेंस बात, तो वो 164 जो होगी उसको शहादत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा अक्यूज़ के खिलाफ। ठीक हो गया। ये थी 164 के बयान के, ये एक पीस ऑफ एविडेंस बन जाएगा 164 का जो बयान है। अब आगे 245,
तो अक्यूज़ की शहादत भी ले ली कोर्ट ने, मुस्तगीज़ की शहादत भी ले ली, 164 का बयान भी कंसीडर कर लिया। तो अब कोर्ट किस चीज़ नतीजे पे पहुंचती है? फैसले के ऊपर। तो फैसले में सबसे पहले उसने एक्विटल के बारे में लिखा। तो कहते हैं इफ़ द मजिस्ट्रेट अपॉन टेकिंग द एविडेंस रेफर टू इन सेक्शन 244, या मजिस्ट्रेट ने जो शहादत ली 244 के तहत, एंड सच फर्दर एविडेंस, और मज़ीद एविडेंस इफ़ एनी जो भी थी, एज में ऑफ हिज ऑन मोशन, अपनी हरकत के ऊपर याज खुद नोटिस उसने एडिशनल एविडेंस भी ले ली, काज टू बी प्रोड्यूसर, वजह बन गया कि एडिशनल एविडेंस पैदा करो, एंड इफ ही थिंक्स फिट एग्जामिन द अक्यूज, और जैसे वो मुनासिब समझता है उसने अक्यूज़ का भी मुआयना किया, फाइंड द अक्यूज नॉट गिल्टी, और उसको पता चला कि अक्यूज़ ने जुर्म नहीं किया, तो ही शल के साथ उसने लिखा रिकॉर्ड एन ऑर्डर ऑफ इक्विटल, तो फिर वो बरियत का ऑर्डर लिखेगा और कहेगा आज से तू आज़ाद है ता हयात, और किसी जुर्म में तू सज़ा नहीं है। ठीक हो गया। फिर अगला सेंटेंस का केस जब बनेगा तो फिर हम 245(2) के तहत ऑर्डर लिखा जाएगा। बरियत का केस है तो 245 क्लास 1 के तहत लिखा जाएगा। तो कहते हैं व्हेन वेयर द मजिस्ट्रेट डज नॉट प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 349, इसको भी छोड़ दें आप। तो कहते हैं वेयर द मजिस्ट्रेट, ही के साथ लिख दें द मजिस्ट्रेट शल, यहां से ही को काट के ही किसको शो कर रहा है? मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट शल इफ ही फाइंड्स द अक्यूज्ड गिल्टी, तो अगर हम उसको साथ शल यहाँ पे भी ना लिखें तो मजिस्ट्रेट इफ ही फाइंड्स द अक्यूज्ड गिल्टी, तो फिर क्या लिखेंगे? शल पास सेंटेंस अपॉन हिम अकॉर्डिंग टू लॉ, तो फिर उसके ऊपर सज़ा पास कर देगा कानून के मुताबिक, जो भी सज़ा बनती होगी उसके मुताबिक सज़ा बस कर।